एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लोगों की यहाँ तस्वीर दी हुई है। ये कौन कौन है भाई? मंजीत कौर हैं, ये एक टीचर हैं। तेजा सिंह है, ये एक ट्रेडर यानी कि एक व्यापारी हैं। गिरीश राव एक स्टूडेंट हैं। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी कि जैसे घर में आपके मेड्स काम करती हैं। एंड नेक्स्ट इज सुजाता कुमारी, ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑन इक्वालिटी में हमें सबसे पहले ना कुछ एक चित्र दिखा रखा है। ये इलेक्शन के दिन का चित्र है और ये लोग वोट डालने आए हुए हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। तो इलेक्शन के दिन सुजाता और उसकी जो सहेली है कांता, वो जो है कांता और उसकी जो सहेली है सुजाता, ये लोग क्या हैं, वोट डालने के लिए आए हैं और वेट कर रहे हैं लाइन में लगे हुए। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of our country? देखो ये सुजाता क्या बोलती हैं, ये सुजाता से बोलती हैं, कौन? कांता बोलती हैं कि भाई देखो सुजाता, ये कितनी बढ़िया बात है, दैट वी कैन, हम कर सकते हैं क्या, वोट डाल सकते हैं हम एज अ इक्वल सिटीजन्स। यानी हम गरीब हैं तो भी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट डालने का अधिकार जो है वो हमें भी मिला हुआ है हमारे कंट्री में एज अ इक्वल सिटीजन्स। यानी कि यहाँ हमारे साथ बिल्कुल इक्वालिटी है। शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर द सेम। ठीक है, कि हमें जो है बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, और वो बोलती हैं कि जैन साहब भी देखो हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं। आई होप ये जैन साहब होंगे। तो बोलते हैं कि यस, ये लोग जो, क्योंकि ये घर पे जो मदद करते हैं आपकी माता पिता के काम में, जो वर्कर्स होती हैं, ठीक है, तो वो लोग हैं, तो इनको ऐसा बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि देखो मालिक भी हमारे साथ हैं और हम जो हैं वो जो, क्योंकि हम उनके यहाँ नौकरानी हैं और हम भी सब जो हैं वो सेम लाइन में लगे हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पर इक्वालिटी का भाव है। ठीक है, तो यहाँ तो वो रही हैं खुश। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो अब ये वोट डालने जाती हैं तो फिर इनका टर्न आ जाता है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। तो ये बोलती हैं कि भाई मैं जो हूँ किसको वोट डालूंगी, एक ऐसे कैंडिडेट को वोट डालूंगी जिसने हमारे यहाँ ये वादा किया है कि वो पानी की जो पाइपलाइन है वो लेकर आएगा। अब जब वोट डाले जाते हैं ना, तो कैसे डाले जाते हैं कि भाई देखो अलग अलग जो है लोग खड़े होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए। अब वो अलग अलग प्रोमिसेस करते हैं आपसे कि भाई कोई बोलेगा कि मैं पानी की व्यवस्था करूँगा, कोई बोलेगा हम स्कूल की व्यवस्था करेंगे, कोई बोलेगा हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रोमिसेस होते हैं। फिर आपको जिनका प्रॉमिस ज़्यादा सच्चा लगता है या ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कोई सोचता है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो उसको वोट डालेगा जो हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। कोई सोचता है स्कूल की ज़रूरत है तो वो उसको वोट डालेगा जिसको लग रहा है कि स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया कैसा है भाई? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी वर्ड से क्या समझते हो? यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सरकार होती है, जो हमारे नेता होते हैं, वो हम चुनते हैं। ठीक है, हमारे लीडर्स हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं और फिर वो हमारे लिए ही काम करते हैं। इन द क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमने जो क्लास 6 की बुक पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई क्या होना चाहिए, क्या की एलिमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है डेमोक्रेसी में? लोगों का पार्टिसिपेशन। कैसे? वोट डाल के। ठीक है, हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हम वोट डालते हैं। द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी में झगड़ा हो जाए तो उसका सोल्यूशन एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में मेन। ठीक है, इक्वालिटी, सब लोग इक्वल हैं कानून की नज़र में, हमारे देश में सब इक्वल है ना। देख रहे हो कांता या उसके जो मालिक हैं सब लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। तो जस्टिस मतलब न्याय। इक्वालिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इक्वालिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का। अगर कानून सबको बराबर ना समझे तो फिर तो काहे की डेमोक्रेसी, फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं वहाँ पे। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और पूरा डेमोक्रेसी के जितने जो भी फंक्शंस हैं उन पर पूरा प्रभाव इसका रहता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। अब इस चैप्टर में आप काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी के बारे में। व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर डेमोक्रेसी, कि इक्वालिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया। तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या मतलब सब इंडिया में हैं, इक्वल हैं। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। तो कांता की स्टोरी से आपको समझाया गया। अब जो नया एडिशन आया है उसमें कांता की स्टोरी नहीं है, तो इसमें 3 स्टोरीज हैं, उसमें स्टोरी नहीं है, आगे का चैप्टर है, तो मैं वो नए एडिशन से भी आपका वीडियो बना दूंगी। चलो आगे आते हैं। अब ये एक लाइन लगी हुई है, कौन है? ये अब्दुल रहमान खड़े हुए हैं, ये एक आर्टिशियन है
और उसके अलावा कौन कौन खड़े हुए हैं, शबनम बानो खड़ी हुई है, एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है। अलग अलग जो लोग आपको दिखा रखे हैं, कोई मीडिया पर्सन है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। आपको समझाया ये जा रहा है कि सभी लोग देखो कानून की नज़र में बराबर है, सभी लोग एक ही लाइन में लगे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अमीरों की लाइन अलग है, गरीबों की लाइन अलग है, हिंदुओं की अलग है या मुसलमानों की अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कानून की नज़र में सब बराबर है, तो वोट देने के लिए सभी लोग बराबर लाइनों में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है आफ्टरवर्ड्स, कुछ देर में क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। अब जो इनके मालिक होते हैं कांता के, वो वोट दे के जा रहे होते हैं। देख रहे हो कार में बैठे हुए मालिक, ये देखो बाय कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई जल्दी ही मिलेंगे कांता, क्योंकि कांता भी इनके घर पे काम करने के लिए आएगी। तो वो नमस्ते कर लेती है साहब को, तो बात यहाँ आई गई हो गई। फिर उसके बाद ये रास्ते में जब ये अपने घर लौट रही होती है, तो दोनों मेट्स जो हैं तो आप आपस में क्या बात कर रही हैं, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, यानी कि गुड़िया को क्या हो गया है, इनकी बेटी को ना बुखार हो गया है। एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसे कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस, लेकिन उस बेचारी को क्या करना है, साहब के घर का जो कांता है ना, उसकी बेटी बीमार है, लेकिन उसको फिर भी साहब के घर का काम करना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और फिर देखो काम कर लूँगी तो फिर मुझे कुछ एडवांस उनसे मिल जाएगा, फिर मैं मांगूंगी। मतलब आप सोचो कि एक मेड का जीवन ऐसा होता है कि बेचारी ये भी तो नहीं है कि वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल भी ले जाया जा सके ऐसे ही, क्योंकि उसको पैसे चाहिए तो पहले काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एडवांस में पैसा चाहिए तो उसको काम करना पड़ेगा, उसको ये पता है अच्छे से। अब क्या होता है, अपने घर पे होती है तो एट होम क्या होता है, अपनी बच्ची से कह रही है हियर हैव सम ऑफ दिस, थोड़ा सा वो दवाई दे रही है उसको, कहती है भाई थोड़ा सा ये ले लो, यू विल फील बेटर, तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड व्हेन आई गेट बैक, जब मैं वापस आऊँगी इन द इवनिंग, शाम को, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। ओके, तो बच्चे से कहती है कि भाई ठीक हो जाओगी, मतलब शाम तक मैं आऊँगी जब काम ख़त्म करके, तुम ये पी लो, थोड़ा बेटर लगेगा, और फिर शाम को हम हॉस्पिटल चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई सोचने का मुद्दा नहीं है कि गुड़िया बार बार मतलब बीमार पड़ जाती है, क्या बात है, पढ़ना ही है, मतलब उनको लगता है कि इसमें क्या समझने की बात है, क्यों पढ़ना ही है। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, ये जो बस्ती है हमारी, इसकी कभी साफ सफाई ही नहीं होती, और जहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है वहाँ बच्चा क्या पढ़ेगा, बीमार पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो बोलती है कि भाई मेरी बस्ती इतनी गंदी रहती है तो मेरे बच्चे को तो बीमार पड़ना ही है। अब आगे क्या होता है, अब देखो कांता जो है काम कर रही है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली, तो मालकिन कह रही है कि भाई कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करना। फिर क्या होता है, वो उसको एडवांस मांगती होगी ना कांता, तो मालकिन एडवांस देती हो, क्या कहती है, हियर इज़ योर एडवांस, ये तुम्हारा एडवांस है कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, और इसकी आदत मत बना लेना कि ये नहीं कि बार बार तुम मुझसे एडवांस मांगो। नो मैडम, मतलब आप पैसा जो उसको, उसके ही काम का पैसा अगर उसे एडवांस में दे रहे हो किसी मुसीबत में, तो भी देखो कैसा एहसान जता के उसको दिया जा रहा है। तो बहुत ही दयनीय लोगों की अवस्था होती है, ठीक है। और आप अगर पढ़ लिख रहे हो तो बेटा इसीलिए पढ़ लिख रहे हो कि चीज़ें समझ सको, ठीक है, किसी की अच्छे से मदद करना अगर कर सकते हो लाइफ में कभी भी। इक्वल राइट टू वोट, अब चलिए सभी को क्या है, इक्वल राइट है वोट देने का। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन, ये जो कहानी है हमारी शुरू होती है कांता, क्योंकि कांता क्या कर रही है, खड़ी हुई है वोट देने के लिए लाइन में। लुक अगेन, दोबारा से देखिए, एट द वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों को देखिए जो लाइन में खड़े हैं, हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर, जो उसके साथ खड़े हैं। कांता रिकग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, कांता ने अपने मालिक को पहचान लिया। अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर, ठीक है, अशोक जैन और छोटे लाल और उसका नेबर, तो सब लोग वहीं पर ही लाइन में ही खड़े हुए हैं। तो छोटे लाल क्या है, ये भी मालिक ही हैं इसके। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हाउ मच एजुकेटेड दे हैव हैड, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, मतलब कितनी इन्होंने एजुकेशन ली है, व्हाट कास्ट दे आर, वो कौन से कास्ट के हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, नहीं ये फ़र्क पड़ता है कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, आर अलाउड टू वोट, यानी सभी को जो है वोट देने का अधिकार है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून की नज़र में आप सब ही बराबर हैं, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6, ये आपने ये चीज़ पढ़ी थी क्लास 6 में, इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इस बात को क्या कहते हैं, जो सबको समान मताधिकार है ना, वोट देने का अधिकार है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आपको आंसर क्या ही लिखना है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और सभी को क्या है, इक्वल वोट देने का अधिकार है, एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। अब देखो अगर कोई देश बोल रहा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं लेकिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो देश में,
ठीक है। और पार्टिसिपेशन हम क्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है, सभी लोग थोड़ी ना कानून के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, जाके लॉ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बदले अपने लीडर्स को भेजते हैं चुन के, तो इनडायरेक्टली तो हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। चलो, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, इक्वालिटी के आइडिया पर बेस करता है, बिकॉज इट स्टेट्स, ये कहता है दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कि वो कितना अमीर है, और द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग्स टू, वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हैज़ 1 वोट। सभी का 1 वोट है। ऐसा नहीं कि अमीरों को 4 वोट मिलते हैं और हमें 1 वोट मिलता है डालने के लिए, नहीं, 1 वोट ही अमिताभ बच्चन जी को भी मिलेगा, तो 1 वोट ही हम जैसे कॉमन पीपल को भी मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, या कौन किस जाति का है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट, कांता बहुत एक्साइटेड है वोट के लिए, एंड हैप्पी है, खुश है दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स। तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार मैं भी सबके इक्वल हूँ, मालिक भी मेरी ही लाइन में खड़े हुए हैं। ईच ऑफ देम हैज़ 1 वोट, और सभी को क्या है, एक ही वोट देने का अधिकार है। बट एज हर डे गोज ऑन, जैसे जैसे उसका दिन आगे बीतता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट डस इक्वालिटी रियली मीन्स। तो कांता जो है वो इस बात से थोड़ा सा उसको शक होता है, लेस सर्टेन होती है कि क्या हम वाकई में रियली हम लोग इक्वालिटी है हमारे देश में, क्या हम लोग भी इक्वल हैं। वो देखती है कि क्या दशा है मेरे बच्चे की आज, मेरा बच्चा बीमार है, फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा, तब मैं जाके अपने बच्चे को अस्पताल ले जाऊंगी। क्या मालिक का बच्चा अगर बीमार होता तो उनकी भी यही स्थिति होती, क्या उनकी भी यही सिचुएशन होती? डेफिनेटली नहीं होती। इन पे इतने पैसे तो होते ही कि वो अपने बच्चे को आज दवाई दिलाने ले जाते, ठीक है ना। उसकी स्थिति और मालिक की स्थिति में बहुत अंतर है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है। वोट देने के लिए लाइन में सभी इक्वल है, लेकिन स्थितियाँ अलग अलग हैं। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, क्या चीज़ थी जो कांता को, जिसकी वजह से कांता जो थी इतनी अनश्योर थी? तो मैंने आपको बता दिया है ना कि वो नहीं ले जा पा रही थी बच्चे को डॉक्टर के यहाँ। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलो एक दिन देखते हैं उसकी ज़िंदगी का। शी लिव्स इन अ स्लम, वो स्लम में रहती है। स्लम होता है बच्चे झोपड़पट्टियाँ, है ना। बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं, बड़ी गंदी सी जगहें होती हैं, बहुत ही छोटे बिल्कुल घुसे घुसे घर होते हैं गली मोहल्लों के अंदर। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और इसके घर के पास जो है पीछे नाला बहता है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बच्ची जो है वो बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती कांता आज फ्रॉम वर्क, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसको पैसे उधार चाहिए। अब जाके पैसे लेने जाएगी तो बोलेगा ना मालिक की काम करके जाओ आज का, ठीक है। तो फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने मालिक से वो छुट्टी नहीं ले पा रही टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसको कहाँ क्यों छुट्टी चाहिए? क्योंकि उसको अपने बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, ठीक है। डोमेस्टिक हेल्प की तरह वो काम करती हैं, जैसे आपके घर में भी मेड्स वगैरह आती हैं, काम करती हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। इमेजिन करके देखो, हम अपने घर का काम नहीं कर पाते, ये अपने घर का करके आती हैं और उसके बाद 3-4 घर और काम करती हैं, ये कितना थक जाती होंगी। Her job as a domestic help, tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. और फिर वापस शाम को जो है उसको फिर से लंबी लाइन में लगना है। This line in front of the government hospital. अब ये लाइन क्यों लगनी है शाम को उसे? क्योंकि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ उसे अपने बच्चे का इलाज कराना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी लाइनें नहीं होती हैं, ठीक है। जहाँ अमीर लोग जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ इतनी लंबी लाइनें नहीं होती, वहाँ बहुत फैसिलिटीज़ भी होती हैं। लेकिन ये जो सरकारी हमारे देश के अस्पताल हैं, ऐसा सब देशों में नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। हमारे यहाँ भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट अस्पताल की उसको लाइन में भी लगना है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग। देखो, जो मॉर्निंग में लाइन लगी थी वो लगी थी वोट देने के लिए, जब सभी लोग इक्वल थे। लेकिन शाम को ये जिस लाइन में खड़ी है वो गवर्नमेंट के अस्पताल की लाइन है। आज यहाँ सब लोग इक्वल नहीं है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो कहाँ खड़े जाते हैं अपने बच्चों के इलाज के लिए? वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ तो सभी गरीब लोग हैं, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो कौन हैं? वो हैं गरीब लोग। चलो आगे देखते हैं। दैट इवनिंग, शाम को क्या होता है? जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कुछ ही मिनटों की बात है बेटा, ये अपनी बेटी को कह रही होंगी, ठीक है। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, वो दोनों वोट के लिए खड़े हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन उनको ऐसे कभी भी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। देखो, अस्पताल की लाइन में ये लगी हुई है, तो इसको बड़े ख़राब फील हो रहा है कि बस बेटा 2 मिनट में डॉक्टर तक पहुंच जाएंगे, ओपीडी लिखा है ना। और अगर जैन मैडम और जैन साहब होते तो मे स्टैंड इन अ लाइन, वो लाइन में तो खड़े होते किसके लिए? टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू दिस। अच्छा ठीक है, वोट देने के लिए तो उन्हें लाइन में खड़े होना पड़ता है, बट इस तरह के इलाज के लिए उन लोगों को लाइन में लगने की कोई आवश्यकता
नहीं होती। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कांता हैज़ इनफ रीजंस टू डाउट? यस, कांता के पास वाकई में बहुत रीजंस हैं डाउट करने के लिए कि शी इज़ रियली इक्वल और नॉट, बिकॉज है ना, उसकी ज़िंदगी की जो हकीकत है वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लिस्ट 3 रीजंस बताइए फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस, कि किस वजह से उसने ऐसा महसूस किया। घर उसका बहुत ख़राब है, उसके घर के पीछे नाला बहता है, अस्पताल जाने के लिए उसको पैसे नहीं है, ठीक है, पैसा उधार लेने के लिए उसको काम ज़रूर करना पड़ेगा, छुट्टी उसको मिल नहीं रही है, और प्लस और क्या रीज़न है, हॉस्पिटल की वो लाइन में लगी हुई है इतनी बड़ी। तो बहुत ही पैथेटिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की बात करें, कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल, कांता ऐसे बहुत सारे लोगों में से एक है, हु लिव इन द डोमेस्टिक इंडिया, जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, नॉट डोमेस्टिक इंडिया, जो लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, हु हैव द राइट टू वोट, जिनको वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो वाकई में हमारी ज़िंदगी की तरह इक्वल नहीं है, या अमीरों की ज़िंदगी की तरह इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के अलावा भी पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अब हमने एक तो सीख लिया रीज़न, कि वो क्या रीज़न है, कि ये अमीर है ये गरीब है, अमीरी और अमीरी का डिफरेंस जो रहता है। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज। अब हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे जहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स पर है इन पीपल्स लाइफ की, एंड रिफ्लेक्ट करती है, प्रभाव डालती है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, है ना, बहुत इनइक्वालिटीज़ असमानताएँ हैं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब आप ना यहाँ पर देखो कुछ ऐड आए हुए हैं, ठीक है, शादी के लिए ऐड आए हुए हैं। यहाँ क्या लिखा है, कास्ट नो बार, लेकिन SC ST एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई SC ST हम संपर्क ना करें, तो कास्ट नो बार तो क्या ही हो गया, है ना। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि SC ST जो है इनसे नीचे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि भाई लड़की चाहिए गुप्ता जी को, ये लड़का चाहिए, इस तरह के जो ऐड बने हुए हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं तमिल ब्राह्मण, आपने क्यों बताया कि भी ब्राह्मण है, क्योंकि आप अपनी कास्ट को शो करना चाहते हो, आप अपनी कास्ट में शादी करना चाहते हो। आप बोलते बहुत हो कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम तो कास्ट वास्ट नहीं मानते, लेकिन जब बच्चों की शादी की बारी आती है तो माता पिता सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम जो है अपनी ही कास्ट में शादी होने देंगे, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं। वन ऑफ द मोर, वैसे धीरे धीरे अब चीज़ें कम हो रही हैं इंडिया में भी। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। देखो एक और चीज़ आ जाती है, ये है हमारी कास्ट सिस्टम। एक तो अमीरी गरीबी वाला डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक आता है ऊंच नीच हमारी कास्ट सिस्टम में। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप गाँव में रहते हो ना, रूरल इंडिया में रहते हो, तो योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग, मतलब बहुत ही यंग एज में आपको पता चल गया होगा भाई आपकी कास्ट क्या है ना, आइडेंटिटी। क्योंकि पता है गाँव में तो आज भी बहुत ज़्यादा है, जाति पाति धर्म ये सब, क्योंकि देखो गाँव के लोग जो होते हैं वो उतने एजुकेटेड कई बार नहीं होते हैं, तो इसी की वजह से क्या है, वहाँ पे थोड़ी रूढ़िवादिता ज़्यादा है, कंजर्वेटिज्म ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया मतलब शहरी इलाकों में अगर आप रहते हैं, तो सम ऑफ यू माइट थिंक, आप कुछ सोच सकते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, के लोग जो हैं कास्ट में बिलीव ही नहीं करते। बट लुक एट दीज मैट्रीमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। पर देखो ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर, यहाँ तो पढ़े लिखे ही लोग होंगे ना, इंग्लिश का न्यूज़पेपर में अपना ऐड दिया है तो, एंड यू विल सी, और आप देखेंगे हाउ इंपॉर्टेंट इज़ द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियाज। तो अर्बन इंडिया मतलब शहरी जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके भी दिमाग में कितना ज़्यादा है ये कास्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी। चलो भाई कहानी पढ़ते हैं अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड। एक दलित चाइल्ड की कहानी आपको पढ़ाई गई है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट अ दलित इन क्लास 6। दलित के बारे में अपने क्लास 6 में पढ़ाया कि था इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब दलित क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। दलित इज अ टर्म दैट इज सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को दलित कहते हैं। वो अपने आप को यूज़, अपने लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं टू एड्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, कि वो किस तरह से मतलब उनकी लाइफ थी, एंड कंटिन्यूज टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और किस तरह उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन सीरियसली किया गया। कहानी एक दलित बच्चे की, नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 से लेकर 2013 तक, मतलब पैदा 1950 में, मृत्यु 2013 में हुई। ये एक फेमस दलित थे, राइटर थे ये। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने जीवन के बारे में जो आप किताब लिखते हो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा था झूठन। ही राइट्स, इन्होंने क्या लिखा था,
ये लिखते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मुझे बैठना पड़ता था बाकी बच्चों से अलग क्लास में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कहाँ बैठना पड़ता था, वो भी फ्लोर पर बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट, मैट ख़त्म ही हो जाती थी बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, मतलब ये पूरी मैट है, सोचो मैट यहाँ तक बिछी हुई है, यहाँ तक सारे बच्चे बैठ जाते हैं और इन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है जहाँ मैट भी नहीं होती थी। ठीक है, आई सेट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, कई बार तो मुझे बिल्कुल ही दूर बैठना पड़ता था, सबसे पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, कहाँ बैठना पड़ता था, दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी, क्लास के जो बच्चे होते थे या फिर टीचर्स होते थे मुझे मार देते थे विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के। वन ही वॉज इन क्लास 6, ये कहानी है जब वो क्लास 6 में थे। द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वैप द स्कूल, अब हेड मास्टर ने कहा कि आपको क्या करना है, स्वीप करना है, मतलब झाड़ू लगानी है स्कूल में, एंड द प्ले ग्राउंड, और पूरा प्ले ग्राउंड में लगानी है। नहीं, क्लास 4 में थे, ठीक है, तो उनको झाड़ू लगाने का काम किसने दिया था भाई, उनके टीचर ने दिया था। मतलब एक स्टूडेंट से देखो कैसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स आई वुड हैव टू, ये तो हो गया था, व्हेन ही वाज इन क्लास 4 द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। अब इतना छोटा सा बच्चा, क्लास 4 का बच्चा, सोचो उसे कहा जा रहा है कि स्कूल की सफाई कीजिए। नाउ यू आर इन क्लास 7, अगर आपसे आज भी कोई कह दे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि प्लेग्राउंड साफ़ करो, क्लास साफ़ करो, है ना। और वो तो गया भी वहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, द प्लेग्राउंड वॉज लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, मेरी छोटी सी फिजिक जो थे, मेरा छोटा सा शरीर जो था उसके हैंडल करने के लिए तो वो काफ़ी बड़ा था। एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक, और मेरे कमर में दर्द हो गया था उसको साफ करते करते। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा पूरा चेहरा जो है वो धूल से भर गया था। डस्ट हैड गॉन, कहाँ चली गई थी डस्ट, इनसाइड माई माउथ, जो धूल थी वो मेरे मुंह में भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं क्या कर रहा था, मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम, हेडमास्टर रूम में बैठे थे एंड वाचिंग में, मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीना तक अलाउड नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरा दिन झाड़ू लगाई, फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल्स रूम्स। अब ये सब जगह लगाते रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, और वो सीन को टीचर्स और जो लड़के थे बाकी क्लास के वो देखते रहे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ओम प्रकाश को ये कई दिन तक ये काम करना पड़ा, नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तक, मतलब उनको ये सफाई का काम करना पड़ा, एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैड हैपेंड टू बी पासिंग बाय। लेकिन क्या होता है, ये सारी कहानी कैसे खत्म होती है, इनका सफाई का कार्यक्रम कैसे खत्म होता है, पर इनके पापा वहाँ से निकलते हैं, है ना, पासिंग बाय मतलब वहाँ से निकलते हैं, एंड सॉ हिज सन स्वीपिंग, और देख लेते हैं कि उनका बेटा स्कूल में इस तरह से झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर, वो विरोध करते हैं टीचर का इस बात के लिए, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड्स, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हैं और उसको स्कूल से ले जाते हैं। ही सेड लाउडली, वो जोर से बोलते हैं, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, जिससे कि सभी लोग सुन लीजिए। यू आर अ टीचर, आप टीचर हैं, सो आई एम लिविंग नाउ, तो इसी वजह से बस मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, याद रखिएगा, दिस मच मास्टर, ये बात याद रखना मास्टर जी, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये मेरा बच्चा है ना, ये यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम, यही नहीं बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और हमारी जाति के बहुत सारे और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे। वो चैलेंज करके जा रहे हैं एक तरीके से टीचर को, ठीक है, समझ आ रहे हैं। द सेकेंड स्टोरी किस चीज़ पर बेस है, एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज़ एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इज मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब देखो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या कॉमन प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से एक मुस्लिम जो हैं उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन अ सिटी, वो शहर में ढूंढ रहे हैं एक घर जिसे वो रेंट पर ले सकें। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा तो है, एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, रेंट पे करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, कि भाई एक जगह उनको ढूंढनी है। द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम, डीलर उन्हें इन्फॉर्म करता है दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, कि वो कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में जानता है दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वो फर्स्ट अपार्टमेंट को विजिट करते हैं, एंड दी अंसारी लाइक इट वेरी मच, अंसारी को पहला ही अपार्टमेंट काफ़ी पसंद आता है, एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और अंसारी जी डिसाइड करते हैं कि हम इसे ले लेंगे। हाउ एवर, फिर भी व्हेन द लैंड लेडी, यानी कि जो मकान मालकिन होती है, फाइंड आउट देयर नेम, सब उन्हें पता चलता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, पता चलता है कि ये मुस्लिम हैं। शी मेड एन एक्सक्यूज़, वो बहाना बनाने लगती है अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस, की किस तरीके से वो रेंट नहीं दे सकती, मतलब रेंट पे घर नहीं दे सकती टू सम वन हु एट मीट, जो कि मीट खाते हैं।
बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। और वो बहाना ये बताती हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई नॉन वेजिटेरियन रहता ही नहीं है, तो आप लोग तो मीट भी खाना खाते होंगे, तो हम आपको रेंट पे दे नहीं सकते। जबकि वो क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि ये मुसलमान थे। बोथ द अंसारीज, वो मतलब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर, लोग चौंक जाते हैं सुन के, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। अब वो कहती हैं यहाँ कोई मीट नहीं खाता और पास में से ही फिश बनने की जो है स्मेल आ रही होती है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। सेकेंड अपार्टमेंट में, थर्ड अपार्टमेंट में भी यही एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। और फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, उनको कहता है दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि भाई आपको क्या कर लेना चाहिए, भाई आपको अपना नाम बदल लेना चाहिए, एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार, है ना। और क्या रख लेना चाहिए कि भाई आपको क्या पुकारा जाए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार पुकारा जाए। द अंसारीज वर रिलेक्टेंट टू डू दिस, नहीं उन्होंने विरोध किया कि हम ऐसा क्यों करें, एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं हम और घर देख लेंगे, हम अपना नाम क्यों बदले, मतलब हमें तो अपने धर्म पे कोई शर्म नहीं है, तो हम क्यों अपना नाम बदले, एंड दैट्स वेरी गुड, है ना। कोई क्यों अपना नाम अपना धर्म बदलेगा। इन द एंड क्या होता है, इट टुक अ होल मंथ, एक महीना लग जाता है ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट्स, पूरा एक महीना लगता है उन्हें अपार्टमेंट ढूंढने में, बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी, फिर फाइनली उन्हें एक लैंड लेडी मिलती है हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट, जो उन्हें रेंट पर घर देने के लिए तैयार हो जाती है। रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, यू हैव अंडरस्टूड, अब आप समझ ही गए होंगे बाय नाउ अब तक, दैट द कास्ट आर बॉर्न इन टू the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine way people are, ट्रीटेड अनइक्वली। अभी आप समझ गए हो ना कि भाई कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, क्लास के बेस पे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, आपके साथ जो है आपको ट्रीट किया जाता है अनइक्वली। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। आपने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में कितने गंदे ढंग से ट्रीट किया गया, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ भी कितना गलत किया गया, उनको कितना डिस्क्रिमिनेट किया गया, अनइक्वली ट्रीट किया गया। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, एक तरीके से उनकी जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है ना। अब आप जानिए कि अगर आप ही को कोई खराब बोलना शुरू कर दे तो आपको भी तो कितना बुरा लगेगा ना। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, डिग्निटी होता है बेटा आपकी इज्जत, आपकी शान जो होती है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं या फिर अंसारी जी हैं, वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, है ना। क्यों उन्हें अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उनको बहुत गलत ढंग से ट्रीट किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट एंड टीचर्स हर्ट इज डिग्निटी, बिकॉज देखो एक इस तरह से कि भाई उनको पीछे बैठा दिया जाता है, उनसे स्कूल साफ कराया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से स्कूल मेट्स और क्लासमेट्स ने उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी बुरी तरीके से, एंड मेड हिम फील, उन्हें ऐसा फील कराया था एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स। कैसा फील कराया, जैसे वो बाकी स्टूडेंट से कमतर हों, भाई बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन इनको काम करना पड़ रहा है। बीइंग अ चाइल्ड, बच्चा होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन, वो तो कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वो तो बहुत बच्चे थे। ही वॉज इन, पापा ने उनको कर लिया था, लेकिन है ना पापा ने अधिकारों के लिए बात करी थी। इट वॉज हिज फादर, उनके पिता थे, हु ऑन सीइंग हिज सन, जिन्होंने अपने बेटे को देखा था स्वीप करते हुए, फेल्ट एंग्री, बहुत गुस्सा हुए थे बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर, है ना, विरोध किया था टीचर का। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, इनकी भी डिग्निटी, इनकी भी शान को ठेस पहुंची थी, है ना, क्योंकि पर्सन्स ने रिफ्यूज़ किया था टू लीज द अपार्टमेंट टू देम, कि उनको किराए पे देने के लिए घर मना किया गया था। फिर भी हाउ एवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, जब प्रॉपर्टी डीलर ने इनको सजेस्ट किया कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उनकी डिग्निटी, अपनी शान थी, अपना आत्मसम्मान था कि हम क्यों बदलें अपना नाम, दैट मेड दम रिफ्यूज दिस सजेशन, कि नहीं भाई हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, हम मुस्लिम हैं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, है ना तो अंसारी जी के साथ ऐसा होना चाहिए, ना ही ओम प्रकाश जी के साथ ऐसा होना चाहिए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, ठीक है। तो उनको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि किसी और को मिलना चाहिए, उनकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। आप यहाँ से आते हैं, जो आपका नया जो है एक तरीके से कह सकते हैं नई बुक जो है, उसमें ये स्टोरीज नहीं है, यहाँ से आपका चैप्टर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, जो भारत का संविधान है वो हर बंदे को जो है वो इक्वली ट्रीट करता है, इक्वली देखता है, ठीक है।
दिस मीन्स इसका मतलब ये है कि दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल हो फीमेल हो पर्सनस हो फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आर रिकोगनाइज एज इक्वल। तो बस इसका मतलब यही होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, औरत हो या आदमी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, उसका मतलब वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, क्या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, अमीर है या गरीब है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इनइक्वालिटी जो है वो होती ही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डजेंट, ऐसा नहीं है। आज भी लोग लोगों को गलत ढंग से ट्रीट करते हैं, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सनस इज रिकग्नाइज्ड, है ना। एटलीस्ट कानूनी रूप से तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, पहले तो कानून ही नहीं था ऐसा कोई। वाइल अर्लियर पहले क्या हुआ करता था, देखो नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल, कोई लॉ ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, इल ट्रीटमेंट यानी उनके साथ अगर बुरा व्यवहार हो रहा है तो पहले तो ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि लोग कुछ कर पाते। नाउ देयर आर सेवरल, मतलब बहुत सारे कानून हैं, एंड दैट वर्क टू सी दैट द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स, ठीक है, कि भाई लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनका सम्मान की रक्षा की जाए। दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये अच्छे से याद कीजिएगा। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि भाई हर आदमी जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। तो भाई क्या है कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे देश का प्रधान राष्ट्रपति हो, है ना, प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई कांता जैसी कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी को क्या करना पड़ेगा भाई, कानून को सही मतलब ओबे करना पड़ेगा। सेकंड है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। हम किसी को रिलीजन के बेस पे, रेस के, जाति के भेद पे, कास्ट के भेद पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हम मेल या फीमेल के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट। और क्या है, थर्ड एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, और हर पर्सन को अधिकार है कि वो सारे पब्लिक प्लेसेस पे जा सके, है ना, उनको एक्सेस कर सके, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड में है, हॉस्टल्स में है, शॉप्स में है, मार्केट्स में है। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, है ना, पब्लिकली जो कुएँ बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, नहाने के जो नदी के किनारे घाट बने हुए हैं, तो सब कुछ जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत जो है वो एबॉलिश हो गई है, समाप्त हो गई है। अब करके देखो, छुआछूत तो पता है जेल हो जाती है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ने कोशिश किया है इन इक्वालिटी को मतलब इम्प्लीमेंट करने की, इक्वालिटी को, दैट इज़ गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉस। पहले तो कानून बनाए हैं का सरकार ने, है ना, कि भाई सब लोग जो हैं इक्वली ट्रीटेड हो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, तो कानून बनाए गए। दूसरा क्या किया, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, और सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाए हैं टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़, जैसे कि जो बेचारे पिछड़ गए हैं ना, है ना, ट्राइब्स वगैरह जो पिछड़ गई हैं बहुत ही, है ना, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जैसे उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाई गई हैं। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, बहुत सारे कानून हैं इंडिया में दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट, जो हर पर्सन के जो है अधिकारों को मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टू बी ट्रीटेड इक्वली, और मतलब ये रहता है कि भाई हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, कानून के अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम, सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम भी निकाली हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स, है ना, पूरे कम्युनिटीज़ को या फिर इंडिविजुअल कोई बंदा है उसको कि हुआ हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज़। तो बहुत मतलब कितनी सेंचुरीज से इनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई इन लोगों को भी हमें बराबरी के अधिकार दिलाने चाहिए और मतलब इनको भी आगे लाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेचारे गरीब बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि पैसे नहीं हैं और खाने के लिए कमाना पड़ता था। तो स्कूल में क्या किया, मिड डे मील का प्रोग्राम चला दिया कि भाई जो भी बच्चा स्कूल आएगा उसको दोपहर का खाना दिया जाएगा। तो बच्चे क्या होता था, खाना खाने के लिए ही माँ बाप उनको भेज देते थे कि चलो दोपहर का खाना भी बचेगा, है ना, और बच्चा पढ़ भी लेगा। तो इसलिए These schemes are to ensure greater opportunities, and schemes होती है greater opportunities for people who have not had
दिस इन द पास्ट, है ना, लोगों के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. ठीक है, तो दोपहर का जो खाना बच्चों को मिलता है. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स. अब एलिमेंट्री स्कूल्स जहाँ पे आपको स्टार्टिंग की शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे सब में चलाया गया. टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चों को ना पका हुआ खाना मिलता था. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. तमिलनाडु पहला स्टेट है जहाँ पर ये स्कीम 2001 में स्टार्ट की गई थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये स्कीम बहुत अच्छी है, और अब क्या है कि सभी को इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ ये स्कीम लागू करनी पड़ेगी देश में. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इसके पता है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए. दीज इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. तो क्या हुआ, बच्चे जो है रेगुलर आने लग गए, अटेंड करने लग गए, मतलब एडमिशन लेने लगे, इनरोल करने लगे, और प्लस अटेंड भी करने लगे. तो टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल. पता है टीचर्स ने रिपोर्ट दी थी प्रिंसिपल को. जैसे समझ सकते हो कि भाई पहले क्या होता था, दोपहर में बच्चे जाते थे घर खाना खाने के लिए, मिड डे मील के लिए, और वापस ही नहीं आते थे पढ़ने के लिए. लेकिन इससे क्या होता है, अब बच्चों को खाना वहीं मिलता है, घर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जिससे उनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव हो गई. देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क. अब पहले क्या होता था, माएँ जो भी काम कर रही हैं, चाहे मजदूरी कर रही हैं, चाहे किसी के घर में काम कर रही हैं, या कोई भी काम कर रही हैं अपने जीवन को पालने के लिए, उनको क्या करना पड़ता था, भाई फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे. उनको आना पड़ता था बीच में अपना काम छोड़ के. नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइसेस. अब कास्ट प्रेजुडाइसेस है ना, कास्ट के नाम पे भी आप पहले बोलते थे ना कि हम इसके बगल में नहीं बैठेंगे, उसके बगल में नहीं बैठेंगे, ये तो छुआछूत वाला कर जो लोग करते थे. बिकॉज अब क्या हो गया, बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. अब तो लेकिन सभी को क्या है भाई, इन अ फ्यू प्लेसेस पर ही मतलब सबको एक साथ बैठना है, एक साथ खाना. दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. और दलित लेडी को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है दलित लेडीज़ को खाना बनाने के लिए, जिससे कोई ये कह ही ना पाए कि हम इनके हाथ का खाना खाएंगे नहीं. लोगों के मन से वो गंदा विचार ही निकल जाए. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स. आप पता ही मिड डे मील प्रोग्राम से एक और फ़ायदा होता है कि भाई बेचारे गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए भी बहुत अच्छा है. हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी. पहले क्या होता बेचारे का ना पेट खाली होता था, भूखे स्कूल आते थे, एंड इट्स रियली रियली वेरी सैड. ठीक है, वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. देखो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है ना, अपना तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं. ठीक है, कि भाई किसी तरीके से जो है इक्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, अपॉर्चुनिटी दी जा सके सबको. लेकिन देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट. मिड डे मील ने क्या किया, इंक्रीज तो किया एनरोलमेंट का, अटेंडेंस है ना, पुअर बच्चे स्कूल आने लगे. देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस. लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा डिफरेंस बाकी है इन अवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट आर रिच अटेंड एंड दोज दैट आर पुअर अटेंड. अब देखो स्कूलों में भी बहुत अंतर है. बच्चों जो गरीब बच्चे अटेंड करते हैं ना सरकारी स्कूल, उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती, उस लेवल के टीचर्स नहीं होते, है ना, जिस लेवल के प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड. और प्रैक्टिकली तो पता है क्या है, सरकार ने चलो कानून बना दिया, सब कुछ हो गया, पर प्रैक्टिकली लोग ना फॉलो नहीं करते कई बार. ठीक है, तो ऐसे बहुत जगह भी हैं जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, और उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन अभी भी किया जाता है, जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए. दीज चिल्ड्रन आर फोर्स इन टू अनइक्वल सिचुएशंस. इन बच्चों को अनइक्वल सिचुएशंस में फोर्स किया जाता है डालने के लिए, इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, जहाँ उनकी शान की कोई इज्जत ही नहीं होती. दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल. मतलब ऐसा क्यों करते हैं लोग, इवन दो द लॉज रिक्वायर्स इट. अब देखो लॉ तो यही कहता है कि सबको इक्वल मानो, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते. क्यों? क्योंकि वो मन से उन्हें इक्वल नहीं मान पा रहे अभी तक भी. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. अब इसका एक मेन कारण यही है कि मनुष्य ना अपना एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे चेंज करता है, अपने व्यवहार को चेंज करने में से बहुत समय लग जाता है. इवन दो पर्सनस आर अवेयर, भाई लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, की डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है वो लॉ के अगेंस्ट है. दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. लेकिन फिर भी कास्ट के बेस पर लोगों को अनइक्वली वो ट्रीट करते हैं, रिलीजन के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, एंड बिकॉज दे आर वीमेन. इसलिए भी कि तुम औरत हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे रहो वैसे करो, मतलब बहुत ज़्यादा है, इतना ख़राब सिचुएशन नहीं है. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. भाई ये कब हो सकता है, कब ये है कि
ये होगा कि सब लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा या सब लोग इक्वल समझाएंगे। जब लोग ये समझें, ठीक है, जब लोग ये विश्वास कर लें कि नो वन इज़ इन्फीरियर, कोई कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और लोग ये समझें कि हर एक इंसान को शान के साथ उसकी जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, ठीक है, यही प्रेजेंट एटीट्यूड्स को मतलब चेंज कर सकता है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, मतलब शुरुआत से ना स्ट्रगल चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में चल रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल तो। and one in which individuals as well as various communities in India contribute करती हैं to, and you will read more about this in this book। अब आप इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं इस किताब में। issues of equality in other democracies, चलो देखते हैं दूसरी जगह जहाँ डेमोक्रेसी है क्या वहाँ भी इक्वालिटी का इशू है। you are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality। भाई तुम ना ज़रूर ये सोचते होगे कि भाई क्या भारत ही ऐसा देश है जो कि एक लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन वहाँ पे इनइक्वालिटी है, या फिर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, एग्जिस्ट करता है। द ट्रूथ इज दैट, सच तो यह है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू। पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये इक्वालिटी का ना इशू जो है वो चला आ रहा है, बहुत की इशू है, यानी मेन इशू है अराउंड विच कम्युनिटीज़ जो है वो स्ट्रगल करती हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल बताया जाएगा, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स। अब देखो अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं, जिनके जो पूर्वज थे ना वो दास हुआ करते थे अमेरिकन के, अफ्रीका से लाए जाते थे दास, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, है ना, अफ्रीका से लाए जाते थे। तो कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्ज अनइक्वल, तो ये आज भी अपनी लाइफ को बताते हैं कि भाई इनकी मतलब इनके साथ ना बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ये मान ही नहीं पाते कि ये भी इक्वल हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लास्ट 1950s। तो पता है हम कैसे समझते हैं कि मूवमेंट हुआ था 1950 में टू पुश फॉर इक्वल राइट्स के लिए फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन ने क्या किया था कि भाई अपने राइट्स के लिए 1950 में आंदोलन किया था। आंदोलन की ज़रूरत ही क्यों ही होगी, क्योंकि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता ही नहीं होगा। प्रायर टू दिस, इससे पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड डिनाई किया जाता था इक्वालिटी थ्रू लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक। पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन को जब ये बस में जाते थे ना, या तो इन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और या फिर खड़े होना पड़ता था, और टू गेट अप फ्रॉम देयर सीट, जब भी कोई वाइट पर्सन जो है वो विश टू सेट, उसका वाइट पर्सन को अगर बैठने की इच्छा है तो ब्लैक पीपल को मतलब खड़े होना पड़ता था, अफ्रीकन अमेरिकन को खड़े होना पड़ता था, सीट छोड़नी पड़ती थी। रोज़ा पार्क्स का एक एग्जांपल दे रखा है, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। क्या हुआ था इनके साथ, भाई ये टायर्ड हो गई थी फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क एट वर्क, ठीक है, ये अपने काम से आ रही होंगी, भाई जहाँ भी जॉब वॉब करती होंगी, बहुत थकी हुई थी, तो ये बस में ना बैठी हुई थी, तो शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी ऑन अ बस टू वाइट मैन को ऑन द 1 दिसंबर 1955 में डेट दे रखी है, भाई कब की घटना है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, अब इनके रिफ्यूजल से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, कुछ गलत ट्रीटमेंट किया होगा फिर वाइट पीपल ने इनके साथ, तो उसके बाद फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, है ना, अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। अब इनको क्या कहते हैं कि सिविल लोगों ने क्या किया था, आम नागरिक ने अपने अधिकारों की मांग करती, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन। अब अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या है सिविल राइट्स ऑफ मूवमेंट, तो आप बताएंगे कि भाई ये एक्ट है 1964 का, जिसके बेस पर आप कह सकते हो भाई कोई भी किसी जाति का हो, धर्म का हो, है ना, वो कहीं पे भी पैदा हुआ, लेकिन आप उसे अनइक्वली ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसे उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इट ऑल्सो स्टेटेड, ये भी कहता है दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। तो पता है पहले क्या होता था कि इनके स्कूल्स अलग ही होते थे, है ना, इनके बच्चे साथ पढ़ ही नहीं सकते थे अमेरिकन बच्चों के साथ, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं ये स्कूल भी साथ जा सकते हैं, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, कि अब इनको सेपरेट स्कूल ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली सेटअप फॉर देम, कि जो इनके लिए स्पेशली बनते थे, नहीं अब आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो। जब ये इन्होंने आंदोलन किया ना तो इनको अधिकार दे दिए गए थे ये। However, फिर भी डिस्पाइट दिस मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूज टू बी अमंगस्ट द पुअरेस्ट इन द कंट्री। लेकिन फिर भी तुम देखो कि कितना भी कानून ने कोशिश कर ली, पर पब्लिक जब तक नहीं मानेगी ना तब तक सिचुएशन नहीं सुधर सकती। तो उन्होंने कहा लेकिन तब भी आज भी वो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें से सबसे गरीब लोगों में आ जाते हैं। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। अब देखो उन्होंने सरकार ने तो कह दिया कि भी सारे स्कूल ये अटेंड कर सकते हैं, बस सिचुएशन की सच्चाई क्या है कि वो सारे स्कूल्स अटेंड ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही गरीब रह गए हैं, है ना, चीज़ें वो बहुत पिछड़ चुके हैं, तो उन पर पैसे ही नहीं होते इतने।
दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़। अब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं वहाँ पे। मतलब टीचर्स भी इतने अच्छे नहीं होते, इस लेवल के नहीं होते एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु अर्लियर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज विद द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एट प्राइवेट स्कूल्स, राइट। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स तो मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, सब बहुत अच्छा होता है। आई होप थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है बस, ठीक है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देखो हम किसी भी ना कंट्री को ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि हमेशा से ही भाई बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं या फिर इंडिविजुअल आदमी भी हैं, वो ट्राई कर रहे हैं एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को, कि भाई डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी वो है, डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, टू पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी। लोग चाहते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि भाई सबको इक्वल समझा जाए, है ना। ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़, नए नए इशूज़ में लाए जाएँ। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल। मतलब मोटा मोटी यही है कि सबको इक्वल समझा जाए, फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, और उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। अब इस किताब में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से भाई इक्वालिटी का ये जो है ये कितना प्रभाव डालता है हमारी लाइफ पर, है ना, डेमोक्रेटिक इंडिया में। एज यू रीड दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर को पढ़े हैं, है ना, तो थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन द डिग्निटी इज अपहेल्ड, है ना। हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो चलो आप सोचो इसके बारे में, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। ख़त्म होता है यहाँ पर ये चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।